नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 जो NCERT की पाठ्य पुस्तक है उसका चौथा चैप्टर गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व का एक टॉपिक लेकर चल रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेग वर्णनकर्ता, वेलोसिटी फिल्टर। देखिए, इसका जो नाम है इससे ही इसका अर्थ निकालेंगे। वेलोसिटी फिल्टर, फिल्टर का मतलब होता है छांटना, अलग अलग करना। और वेलोसिटी फिल्टर का मतलब है कि हमारे पास में विभिन्न वेगों वाले कणों का समूह है, उनमें से निश्चित वेग वाले कणों को अलग करना, तो उसको हम कहेंगे वेग वर्णनकर्ता। इसका शाब्दिक अर्थ समझ लीजिए। हमारे पास में एक कणों का समूह है, उन कणों के जो वेग हैं वो भिन्न भिन्न है। क्लियर? और उन वेगों, अलग अलग वेग वाले कणों में से निश्चित वेग वाले कणों को हम छांटेंगे, अलग करेंगे, तो उसे ही हम क्या कहेंगे? वेग वर्णनकर्ता कहेंगे। तो वेग वर्णनकर्ता का मतलब है कि विभिन्न वेगों से गतिमान कणों में से निश्चित वेग वाले कणों को छांटना, अलग करना वेग वर्णनकर्ता कहलाता है। विद्यार्थियों, यहां पर जो हम जो कण ले रहे हैं वो आवेशित कण लेंगे। कण होंगे वो सारे के सारे आवेशित कण होंगे, और उन कणों को हम क्रोशित क्षेत्र लगाकर छांटेंगे। देखो, एक बार मेरी बात को फिर से सुनना कि हम आवेशों का एक समूह लेंगे जिनका वेग अलग अलग होगा। क्लियर? अब उसके ऊपर हम लगाएंगे क्रोशित क्षेत्र। क्रोशित क्षेत्र का मतलब है कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों लगाएंगे और एक दूसरे के लंबवत लगाएंगे, तो उस क्षेत्र को हम क्रोशित क्षेत्र कहेंगे। तो उन आवेशित कणों के समूह में से क्रोशित क्षेत्र लगाकर निश्चित वेग वाले आवेशित कणों को हम छांट लेंगे, जिसे हम वेग वर्णनकर्ता कहेंगे। क्लियर? तो देखिए, पहले तो मैं इसका शाब्दिक अर्थ पुट कर देता हूं, फिर हम समझेंगे कि कैसे क्रोशित क्षेत्र लगाकर हम निश्चित वेग वाले आवेशित कणों को छांट सकते हैं, अलग कर सकते हैं। देखिए, वेग वर्णनकर्ता का मतलब है कि विभिन्न वेगों से गतिमान, विभिन्न वेगों से गतिमान आवेशों के समूह में से, आवेशों के समूह में से निश्चित वेग वाले, निश्चित वेग वाले आवेशित कणों को छांटना, आवेशित कणों को अलग करना, अलग करना वेग वर्णनकर्ता कहलाता है। वेग वर्णनकर्ता कहलाता है। वेग वर्णनकर्ता कहलाता है। क्लियर? अब देखिए, हम यहां पर लेंगे आवेशित कण और उनके ऊपर लगाएंगे क्रोशित क्षेत्र। इट मीन्स विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत जब लगाया जाता है तो उस क्षेत्र को हम क्रोशित क्षेत्र कहेंगे। तो यहां पर देखिए, क्रोशित क्षेत्र लगाने से जो आवेशित कण है वो कौन कौन से बलों का अनुभव करते हैं? देखिए, विद्युत क्षेत्र, हम विद्युत क्षेत्र तो कितना लगा रहे हैं? ई। विद्युत क्षेत्र कैपिटल ई, व चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल बी, एक दूसरे के लंबवत, एक दूसरे के लंबवत लगाकर क्रोशित क्षेत्र उत्पन्न करते हैं।
क्रॉसित क्षेत्र, क्रॉसित क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। इट मीन्स यहां पर हमने विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों लगाए हैं और दोनों को एक दूसरे के लंबवत रखा है। क्लियर? देखो मैं एक डायग्राम के जरिए आप लोगों को समझा देता हूं कि ये हमारे पास में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये हमारे पास में है जेड एक्सिस। और ये तीनों अक्षों का प्रतिच्छेद बिंदु O है, मूल बिंदु O है। हम यहां पर कंसीडर कर लें कि एक आवेश Q जो कि एक्स एक्सिस दिशा में v वेग से गति कर रहा है। इस डायरेक्शन में आवेशित कण का वेग है। आवेशित कण की वेग की दिशा कौन सी है? एक्स एक्सिस दिशा में आवेशित कण गति कर रहा है। इस आवेशित कण पर हमने क्रॉसित क्षेत्र लगाया है। इट मीन्स इसके ऊपर हमने विद्युत क्षेत्र लगाया है और विद्युत क्षेत्र हमने इस डायरेक्शन में लगाया है। विद्युत क्षेत्र कौन सी दिशा में है? वाई दिशा में है। इसके ऊपर हमने क्रॉसित चुंबकीय क्षेत्र, मतलब विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत लगेंगे तो उसे हम क्रॉसित क्षेत्र कहते हैं। तो क्रॉसित क्षेत्र इसके ठीक लंबवत, विद्युत क्षेत्र के ठीक लंबवत दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र इसके ठीक लंबवत जेड दिशा में होता है। यह है बी वेक्टर जो कि जेड डायरेक्शन में होगा। अब यहां से जो आवेश है वो बिंदु O से एक्स एक्सिस दिशा के अंदर v वेग से गति कर रहा है। इस पर विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत लगे हुए हैं। अब यहां पर हम बात करते हैं कि आवेश पर लगने वाले बल कौन सी दिशा में होंगे। तो देखिए जैसे यहां पर कोई आवेश है Q और वो जो आवेश है इस दिशा में v वेग से गति कर रहा है तो उसके ऊपर बल लगेंगे। एक तो विद्युत बल, विद्युत बल सदैव धनावेश पर आरोपित विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है। एक बार मेरी बात को सुन लीजिए। डायरेक्शन ये पहले चैप्टर में आ चुकी है, अब भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है, दिमाग में इसको फिट बिठा लीजिए। क्या है कि जो विद्युत बल होता है वो Q इंटू E के रूप में लिखा जाता है, Q इंटू E, और उसकी डायरेक्शन होती है विद्युत क्षेत्र की दिशा में। विद्युत बल की दिशा किधर होती है? विद्युत क्षेत्र की दिशा में। तो विद्युत क्षेत्र इस दिशा में लगा हुआ है तो विद्युत बल भी उसी दिशा में ही काम करेगा। एफ ई की डायरेक्शन क्या होगी? विद्युत क्षेत्र की दिशा में। ये क्लियर हो गया? देखिए मैं इसको यहां पर पुट कर देता हूं। आवेश पर लगने वाला विद्युत बल, आवेश पर लगने वाला, आवेश पर लगने वाला विद्युत बल, आवेश पर लगने वाला विद्युत बल तो क्या हो जाएगा? एफ ई वेक्टर इक्वल टू Q इंटू E वेक्टर, Q इंटू E वेक्टर। इसको हम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? इस एफ ई की डायरेक्शन E की डायरेक्शन में E होगी, अर्थात जिधर विद्युत क्षेत्र होता है उधर ही विद्युत बल होता है। तो विद्युत क्षेत्र Y दिशा में तो विद्युत बल भी Y दिशा में होगा। तो एफ ई की डायरेक्शन आप लोगों को समझ में आ गई? इतना समझ में आ गया विद्यार्थियों? अब हम बात करते हैं आवेश पर लगने वाले चुंबकीय बल की। आवेश पर लगने वाला चुंबकीय बल, आवेश पर लगने वाला चुंबकीय बल, चुंबकीय बल, चुंबकीय बल को हम एफ एम से पुट करते हैं। किससे पुट करेंगे? एफ एम से। और किसी गतिशील आवेश पर लगने वाला जो चुंबकीय बल है वो किसके तुल्य होता है? Q V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, और इसे हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। देखो इसको आप समझेंगे भी। चुंबकीय बल को हम लिख रहे हैं एफ एम से। आवेश Q है, V वेग से गति कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र B में गति कर रहा है। अब इस आवेश इस चुंबकीय बल एफएम की डायरेक्शन किधर होगी? जिस दिशा में V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर होगा, मतलब V वेक्टर और B वेक्टर दोनों के लंबवत दिशा में चुंबकीय बल काम करता है। और चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करने के लिए हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का
भी प्रयोग कर सकते हैं। यहां पर मैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम की सहायता से आप लोगों को बताऊंगा कि जो चुंबकीय बल है वो इस आवेश पर किधर काम करेगा। देखो ध्यान देना, ये हमारे पास में है बायां हाथ और इस पे हम लगाएंगे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो देखिए बाएं हाथ का नियम क्या कहता है विद्यार्थियों कि अंगूठा, तर्जनी तथा मध्यमा को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत रहें। तो यहां पर आप देख रहे हैं तीनों एक दूसरे के लंबवत है। यदि ये जो तर्जनी है, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, मध्यमा आवेशित कण के वेग की दिशा में होता है, तो अंगूठा उस आवेशित कण पर लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा को व्यक्त करेगा। तो यहां पर आप अब देखेंगे ये जो अंगुली है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में मैंने कर दी है। तो चुंबकीय क्षेत्र इस बोर्ड के तल के लंबवत बाहर की ओर है, जेड एक्सिस का मतलब है इसके लंबवत बाहर की ओर है। तो ये तो हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ये अंगुली मैंने रख दी है, बाहर की ओर रख दी है। अब इस अंगुली को रखना है आवेशित कण के वेग की दिशा में। तो आवेशित कण के वेग की दिशा ये हो गई, तो अंगूठा अब किधर आ गया, नीचे आ गया। इसका मतलब है कि जो चुंबकीय बल है वो किधर काम करेगा, नीचे की ओर काम करेगा। विद्यार्थियों आप स्वयं करके भी यहां पर देख सकते हैं। अपना बायां हाथ लीजिए और इसमें बाएं हाथ में तीनों को एक दूसरे के लंबवत फैलाइए और इस तर्जनी को चुंबकीय क्षेत्र जो कि जेड एक्सिस के अनुदिश है, बाहर की ओर है, इस तरीके से रखेंगे। इस मध्यमा को एक्स एक्सिस की दिशा के अनुदिश रखेंगे जो कि आवेशित कण के वेग की दिशा में है, और अंगूठा हम रखेंगे आवेशित कण पर लगने वाले बल की दिशा में अपने आप ही हो जाएगा। तीनों एक दूसरे के लंबवत रहेंगे तो अंगूठा आवेशित कण पर लगने वाले बल की दिशा को व्यक्त करेगा। तो यहां पर बल की दिशा क्या आई, नीचे की ओर आई। देखिए कई विद्यार्थियों की यदि इसकी डायरेक्शन अलग आ रही है तो पहला काम तो ये ध्यान रखेंगे आपको बायां हाथ ही यूज में लेना है। कई बार क्या करते हैं हम, गलती से हम इस हाथ को यूज में लेने लग जाते हैं और डायरेक्शन आती नहीं है, सही बैठ पाती नहीं है। तो दाहिने हाथ का प्रयोग यहां पर नहीं करना, दाहिने हाथ का नियम अलग है। बाएं हाथ का नियम ही चुंबकीय बल की दिशा को बताएगा। क्लियर? तो यहां पर जो चुंबकीय बल काम करेगा वो ठीक नीचे की ओर काम करता है। तो इधर यहां पर काम कर रहा है एफ एम वेक्टर, एफ एम वेक्टर। तो देखिए एफ ई है धनात्मक वाई दिशा में और एफ एम है ऋणात्मक वाई दिशा में। ये दोनों बल एक दूसरे की विपरीत दिशा में काम करते हैं, एक ही एक्सिस के अनुदिश काम करते हैं, बट इनकी डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होती है। मैं यहां पर देख लेता हूं एफ ई बराबर क्यू इंटू ई, और आवेश पर दोनों बल लग रहे हैं एफ ई और एफ एम। तो कुल कितने बल लग रहा है, कुल कितना मान है यहां पर काम कर रहा है, टोटल बल यहां पर देख लेते हैं। देखिए आवेश पर लगने वाला कुल बल, आवेश पर लगने वाला कुल बल, तो यहां पर विद्युत बल तथा चुंबकीय बल दोनों काम कर रहे हैं। कुल बल को एफ वेक्टर से मैंने पुट कर दिया है जो कि एफ ई वेक्टर प्लस एफ एम वेक्टर दोनों के सदिश योग के इक्वल मैंने यहां पर पुट कर दिया है। एफ ई की जो वैल्यू है वो कितनी है, समीकरण 1 से देखिए Q इंटू ई वेक्टर, और एफ एम की वैल्यू कितनी है Q V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, Q V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर से इसे पुट कर सकते हैं। अब देखिए एफ वेक्टर इक्वल टू, इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले लें, क्यू कॉमन ले लेते हैं। तो यहां पर हमारे पास में रह गया ई वेक्टर प्लस वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये हमारे पास में बल का फॉर्मूला आ गया, और इस बल को हम क्या कहते हैं विद्यार्थियों, लोरेंज बल कहते हैं। क्या कहा जाता है, लोरेंज बल कहा जाता है। तो एक बार फिर से समझ लो कि यदि कोई आवेश विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर विद्युत बल तथा चुंबकीय बल दोनों काम करते हैं, और विद्युत बल तथा चुंबकीय बल का जो सदिश योग होता है उस बल को हम लोरेंज बल कहते हैं। उस बल को क्या कहा जाता है, लोरेंज बल कहा जाता है।
तो ये तो हमारे पास में हमने क्रॉसित विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र लगाए और उस पर आवेश पर लगने वाले टोटल बल ये आ गया। क्लियर। हम अब यहां पर इनको हम सदिश की फॉर्म में पुट करके इस बल की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। यहां से मैं इसको हटा देता हूं। अब देखिए विद्यार्थियों, मैं आई कैप, जे कैप और के कैप के पदों में विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र तथा वेग को पुट करूंगा। आवेश का जो वेग है v वेक्टर, इसे हम लिख सकते हैं v आई कैप, मतलब ये सदिश के रूप में। तो इसको हमने एकांक सदिश को हम क्या लिख सकते हैं, सदिश बट्टे में सदिश का परिमाण। तो सदिश बराबर आ गया सदिश का परिमाण इंटू एकांक सदिश, तो ये आ गया v आई कैप। क्लियर। फिर हम बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की। तो विद्युत क्षेत्र कौन सी डायरेक्शन में है, ये देखो एक एक करके समझो आप। विद्युत क्षेत्र है E, देखो ये इस E का, ये तो है सदिश के रूप में, ये उसका है परिमाण, ये है जे कैप की दिशा में। और चुंबकीय क्षेत्र B वेक्टर बराबर है B इंटू के कैप। ये क्लियर हो जाना चाहिए। अब इसके साथ में आप देखेंगे एफ ई वेक्टर होता है Q इंटू ई वेक्टर, और जिसे हम Q इंटू ई और E के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, ई जे कैप। तो ये आ गया। फिर एफ एम वेक्टर बराबर हम क्या लिख सकते हैं, Q V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। और यहां पर आप देखिए V वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, V आई कैप क्रॉस B को हम क्या लिख सकते हैं, B के कैप, ये लिख सकते हैं। अब देखिए Q V B आई कैप क्रॉस के कैप, आई कैप क्रॉस के कैप। अब हम एकांक सदिशों के सदिश गुणन से जानते हैं। देखो आई कैप क्रॉस जे कैप बराबर होता है के कैप के, जे कैप क्रॉस के कैप बराबर होता है आई कैप के, और के कैप क्रॉस आई कैप बराबर होता है जे कैप के। बट इसमें यहां पर क्रम उल्टा है, आई कैप क्रॉस के कैप, तो माइनस जे कैप आएगा यहां से। इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, माइनस जे कैप के इक्वल आएगी। तो एफ एम बराबर हमें मिल चुका है, एफ एम का मान है क्यू वी बी माइनस जे कैप मिल चुका है। ठीक है। तो अब देखिए विद्यार्थियों, हम वहां पर लोरेंज फोर्स में की ओर चलते हैं। एफ वेक्टर बराबर क्यू, वहां से ई वेक्टर के स्थान पर आप क्या पुट कर सकते हैं, ई जे पुट कर सकते हैं। फिर प्लस में V क्रॉस B के स्थान पर क्या पुट कर देंगे, V B माइनस जे कैप पुट कर देंगे। यहां से आप इस माइनस मतलब जे कैप को बाहर ले लेंगे, तो हमारे पास में Q E माइनस V B बच गया, और ये आ गया हमारे पास में जे कैप। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बल लग रहा है, आवेश पर बल लगता है, वो जे कैप की दिशा में लगता है। अब यदि इनमें से ये वाला E का मान बड़ा होता है तो ये धनात्मक y दिशा में, और यदि VB का मान बड़ा होता है तो इसका मान ऋणात्मक आ जाएगा। ऋणात्मक आएगा तो ये नीचे की ओर काम करेगा, नेगेटिव y एक्सिस की ओर काम करेगा। अब देखिए दोस्तों, वेग वर्णनकर्ता में क्या करते हैं कि ऐसे कणों का हम चयन कर लेते हैं जिनके ऊपर लगने वाला ये जो बल है, लोरेंज बल, वो शून्य हो। तो लोरेंज बल जब शून्य होता है, हम इस तरीके से व्यवस्थित करते हैं कि कणों पर लोरेंज बल क्या हो जाए, शून्य हो जाए। तो लोरेंज बल जब शून्य हो जाता है तो क्या होगा, ये बल ही शून्य, तो Q इंटू में E माइनस वी बी जे कैप बराबर 0।
देखो Q जीरो हो नहीं सकता, J जीरो हो नहीं सकता, तो E माइनस वी इंटू बी इक्वल टू जीरो, देन V इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास में, E अपॉन में B आ जाएगा। ये हमारे पास में फॉर्मूला आ गया है। तो देखिए यदि आपके पास में, देखो इसका मतलब भी समझना है हमारे को कि यदि आवेशित कण पर जब बल शून्य होता है, मतलब न तो बल इधर लग रहा है न ही इधर लग रहा है, कुल बल शून्य हो गया इसका मतलब, तो जो आवेशित कण अक्ष एक्सिस दिशा में गति कर रहा है वो सदैव अक्ष एक्सिस दिशा में ही गति करेगा। और या आप ये कह सकते हैं कि भाई अक्ष एक्सिस दिशा में केवल वे ही कण गति करेंगे जिनका वेग E बट्टा बी के बराबर हो, जिनका वेग E बट्टा बी के बराबर हो। अब देखो मेरी बात को सुनना, जिनका यदि वैद्युत बल अधिक होगा तो आवेशित कण इस तरीके से गति कर लेगा। अरे यदि Fe बड़ा होता है Fm से तो वो जो Fe के प्रभाव में इधर गति कर जाएगा, और Fm जब ज्यादा बड़ा होगा Fe से तो आवेशित कण इस दिशा में गति कर जाएगा। ठीक है, और जब दोनों बल बराबर होंगे तो आवेशित कण बिना विचलित हुए अक्ष एक्सिस दिशा में गति करेगा। बिना विचलित हुए कौन सी दिशा में गति करेगा, अक्ष एक्सिस दिशा में चलता जाएगा। क्लियर, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो वेग वर्णनकर्ता में भी तो यही होता है, एक निश्चित वेग वाले कणों को छांटना। तो यहां पर अक्ष एक्सिस दिशा में जो कण गति कर रहे हैं उनका वेग है E बट्टा बी, E बट्टा बी। तो E बट्टा बी वेग वाले आवेशित कण बिना विचलित हुए सरल रेखीय पथ पर अक्ष एक्सिस दिशा में गति करते हैं। तो जो क्रोशित हमने विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र लगाया है, ये एक वेग वर्णनकर्ता की भांति काम करता है। इस टॉपिक को आपको समझना है, दिमाग में फिट बैठाना है कि वेग वर्णनकर्ता का मतलब है बहुत सारे आवेश आ रहे हैं इधर से, बहुत सारे आवेशों का समूह आ रहा है ऐसे, और उन आवेशों के समूह में से केवल वो ही कण सीधे जाएंगे जिनका वेग E बट्टा बी के बराबर है। जिनका वेग किसके बराबर है, E बट्टा बी के बराबर है। जिन आवेशित कणों पर E बट्टा बी के बराबर है, इसका मतलब जिनके लिए Fe और Fm दोनों का मान क्या है, समान है। दोनों का मान क्या है, समान। अब यदि Fe बड़ा होता है तो आवेशित कण पर विद्युत बल ज्यादा लगेगा, वो ऊपर की ओर चला जाएगा। Fm ज्यादा बड़ा होता है तो वो नीचे की ओर चला जाएगा। सीधे केवल वही कण जाएंगे जिन पर विद्युत बल और चुंबकीय बल समान परिमाण में लगते हो, जिनका वेग E बट्टा बी के बराबर हो। तो जब वेग E बट्टा बी के बराबर होता है तो जो निकाय है वो वेग वर्णनकर्ता की भांति काम करेगा। इसमें E बट्टा बी वाले वेग वाले आवेशित कण छंट जाते हैं, बाकी के ऊपर और नीचे E बट्टा बी वेग वाले आवेशित कण सीधे निकल जाएंगे। तो और बाकी को अलग कर दिया, इसको अलग छांट दिया। तो अलग आवेशित कणों के समूह में से एक निश्चित वेग वाले आवेशित कणों को छांटना ही तो वेग वर्णनकर्ता होता है। आप लोगों को ये तो समझ में आ जाना चाहिए अब तक। तो विद्यार्थियों यहां तक आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब मैं यहां पर बात करता हूं कि ऐसी आवश्यकता क्यों पड़ रही है, इसकी जरूरत कहां पड़ी, वेग वर्णनकर्ता वेलोसिटी फिल्टर की आवश्यकता कहां है, इसके उपयोग कहां पर होते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं अब आप लोगों को इसके जो उपयोग है वो आप लोगों के सामने रख देता हूं। देखिए दोस्तों, जो जे थॉमसन है, इन्होंने आवेश द्रव्यमान अनुपात ज्ञात किया था, आवेश संहति अनुपात। तो आवेश संहति अनुपात ज्ञात करने के लिए इन्होंने वेग वर्णनकर्ता ऐसे ही सिस्टम का प्रयोग किया था। तो वेग वर्णनकर्ता की आवश्यकता कहां पड़ गई, आवेश द्रव्यमान अनुपात ज्ञात करने में। इसका उपयोग कहां है, वेग वर्णनकर्ता की जरूरत कहां पड़ गई। तो वेग वर्णनकर्ता का जो उपयोग है, पहला उपयोग आप देख लेंगे, आवेश संहति अनुपात ज्ञात करने में। संहति का मतलब क्या होता है, द्रव्यमान अनुपात। इससे हम E/m से भी लिख सकते हैं, अनुपात ज्ञात करने में। दूसरा उपयोग इसका क्या है, दूसरा यूज क्या है। देखिए दोस्तों, द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमीटर में, द्रव्यमान
स्पेक्ट्रोमीटर। द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमीटर क्या होता है? अति सूक्ष्म द्रव्यमान मापने वाला मीटर है। तो अति सूक्ष्म द्रव्यमान का मापन करने के लिए द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमीटर में भी इसका यूज होता है। और मेनली जो इसका जो यूज है वो ये है ही। और इसके अलावा है निश्चित वेग वाले आवेशित कणों को छांटना। निश्चित वेग वाले आवेशों को छांटना, छांटना अलग करना। तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक वेग वर्णनकर्ता। और मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।